को 1 पर रखें। अगर आपको ज्यादा कूलिंग चाहिए, जैसे गर्मी आ रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पर करेंगे, इससे ज्यादा पर नहीं। इससे ज्यादा पर आप नहीं कर सकते इसे, क्योंकि जितना ज्यादा रेंज करेंगे टेम्परेचर ही पूरा नहीं होता, यूनिट भी आपको नहीं करता। तो आपने ये ध्यान में रखना है, ज्यादा से ज्यादा जो रेंज है 3-4 बस। मेरा फ्रिज 2 या 3 पर चल रहा होता है, टाइम पर आएगा। ये थर्मोस्टेट स्विच के टेम्परेचर कंट्रोलर है। हर यूनिट के अंदर थर्मोस्टेट स्विच मस्ट है। इस्त्री है, थर्मोस्टेट स्विच है। अगर थर्मोस्टेट स्विच नहीं होगा या काम नहीं करेगा, कपड़े नजर ही नहीं आएंगे, वो साथ ही चिपक जाएंगे, जल जाएंगे। इस तरह कूलर है, बॉयलर है, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, विंडो एसी है, स्प्लिट है, चिलर है, हर जगह थर्मोस्टेट स्विच है। ये हमें मतलूबा स्टैंडर्ड देता है। जिस चीज के लिए फ्रिज है, बिल्कुल फ्रिज के अंदर अगर थर्मोस्टेट स्विच हम एसी का लगा दें, जिस मकसद के लिए हमने फ्रिज लिया था वो मकसद खत्म हो गया। एसी तो हल्की कूलिंग आपका चलेगा, फ्रिज वो तो बंद कर देगा, क्योंकि एसी ने हमें ठंडा करना। अगर हमें ज्यादा ठंड लगी तो हमारी कुर्सी जम जाएगी, लो टेम्परेचर हो जाएगा, हम फ्रीज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन हमारी रुक जाएगी। तो इन चीजों को एक इंजीनियर सोचता है, आम मैकेनिक नहीं सोचता, इंजीनियर सोचता है कि मैं कैसे किस तरीके से काम करना है। ये थर्मोस्टेट स्विच अगर मैं एसी में लगा दूं फ्रिज का, तो वहां तो चादरें ओढ़ के पड़े होंगे आप। एसी का मकसद तो खत्म हो गया। एसी का मकसद क्या था कि कंफर्ट टेम्परेचर देना, ऐसा टेम्परेचर देना जिस पर बैठा हुआ इंसान आराम महसूस करे। वो तो आराम वाला टेम्परेचर ही खत्म हो। तो इस वजह से हर एक के जो मकसद है, जिस मकसद के लिए चीज ली गई है, वो पूरा करेगा थर्मोस्टेट स्विच। अगर ये नहीं है या किसी और यूनिट के लिए आपने किसी और यूनिट का लगा दिया, जिस मकसद के लिए आपने वो चीज ली थी वो पूरा नहीं हो सकता। कोई भी चीज आप ध्यान में सोच लें कि जिस मकसद के लिए आपने वाटर कूलर है, पानी ठंडा पिए, ऐसा पानी पिए कि आपको पीते हुए सुकून महसूस हो। अगर वहां पर आप फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच ले ले तो क्या होगा, लगा दे तो क्या होगा, अब वो तो बर्फ बन जाएगा, कूलर ही खराब हो जाएगा। तो आपने जब भी आपने थर्मोस्टेट स्विच लगाना है, उसमें आपने वाटर कूलर पे लगाना है। इधर थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है, थर्म थर्म के माने होते हैं हरारत, स्टेट के माने होते हैं हालत। ऐसा आला जो दर्जा हरारत के फर्क पर काम करे, थर्मोस्टेट कहलाता है। स्विच का लफ्ज क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई में आता है। थर्मोस्टेट स्विच, थर्म के माने हरारत, स्टेट के माने हालत, ऐसा आला जो दर्जा हरारत के फर्क पर काम करे, थर्मोस्टेट स्विच कहलाता है। उसके बाद हमारे पास मेन के जो तार है वो हमेशा थर्मोस्टेट स्विच में जाते हैं। थर्मोस्टेट स्विच से करंट पास होकर हमारा करंट चला जाता है रिले में। उसके बाद न्यूट्रल हमारी ओवरलोड में चली जाती है। इस फ्रिज के अंदर 3 चीजें होती हैं, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, वाटर कूलर है, पूरा सिस्टम आपका 3 चीजों पर चलता है। चौथी जो चीज है वो हर एक की लाजमी है, कंप्रेसर, थर्मोस्टेट स्विच, रिले, ओवरलोड, और कुछ भी नहीं है। इन 3 चीजों के अपने फॉल्ट पकड़नी है, और वही 2-3 फॉल्ट आते, कोई हजारों फॉल्ट नहीं होते। फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, वाटर कूलर है, 1 घंटा भी तवज्जो से इसके फॉल्ट को देख ले तो वो मार नहीं खाता। मुझे नहीं लगता कि वो मार खाएगा। समझदार स्टूडेंट जो समझने वाला है कि क्या फॉल्ट है, मैंने कैसे पकड़ना है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। जो फ्रिज में फॉल्ट आएगा वो ऐसे ही फॉल्ट डीप फ्रीजर में आएगा, ऐसे ही फॉल्ट वाटर कूलर में। मसले का हल एक ही। आपको 2-3-4 फॉल्ट आज ही मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये डीप फ्रीजर, वाटर कूलर आज नहीं तो कल तक हम इसको क्लियर कर लेंगे। अब आगे यहाँ तक समझ आ गई। मेन की तार थर्मोस्टेट स्विच में जाएगी, थर्मोस्टेट स्विच से पास होकर तार जो आएगी वापस वो रिले में दे दे या ओवरलोड में दे दे। फिर आपके पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल आप ओवरलोड में दे दे, रिले में दे दे, आपकी मर्जी। किसी एक चीज में आप दे सकते हैं। ये नहीं है कि ये न्यूट्रल है या फेस से हमें गर्ज नहीं है। हमने साइकिल मुकम्मल करना है, एक तार अपने रिले में दे दें, एक तार ओवरलोड में जी। ये नहीं करना कि फ्रिज का अंदर थर्मोस्टेट स्विच को खोलेंगे, थर्मोस्टेट स्विच नहीं खोल,
किसी चीज को नहीं खोलना, क्योंकि यूनिट करंट ही नहीं ले रहा। जब करंट नहीं ले रहा तो दो तीन इशू आएंगे। नंबर वन, हमारा जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है वो वोल्ट आउटपुट कर रहे। हमारा फ्रिज के साथ जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है या ये स्टेबलाइजर नहीं है तो सर्किट है, यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहे हैं। आपने ये 220 वोल्ट आपने स्टेबलाइजर हमेशा लगा होता है। स्टेबलाइजर से बेहतर चीज है वो है डिले प्लग। डिले प्लग के अंदर आपके पास जो स्टेबलाइजर होता है, अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं, बिल फर्ज आ रहे हैं 150, वो क्या करेगा, वोल्ट को 155 कर देगा। 155 में करंट आगे फॉरवर्ड करेगा, वोल्ट आगे फॉरवर्ड करेगा, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलेगा क्योंकि कम अज कम उसे 200, 220, 240 वोल्ट चाहिए, नहीं चलेगा। लेकिन डिले प्लग में ये क्वालिटी है, अगर वोल्ट 190 से कम है वो नहीं चलाएगा, वो सिस्टम को चलाएगा नहीं। स्टेबलाइजर वोल्ट देगा जिसकी वजह से यूनिट बार बार ट्रिप करता रहेगा क्योंकि वोल्टेज पूरे नहीं है। लेकिन डिले प्लग के अंदर ये क्वालिटी है कि वो आगे वोल्ट देता ही नहीं। अब स्टेबलाइजर लगाएं लेकिन साथ डिले प्लग लगाएं ताकि अगर स्टेबलाइजर आउटपुट कम दे रहा है तो वो आगे वोल्ट ही ना दे, आपका फ्रिज चले ही ना, कंप्रेसर जले ही ना। ठीक है, अब इसके फ्रिज का मसला है, कह रहे 3-4 बार फ्रिज तैयार हो गया। अब यहाँ पर एक टेक्निकल इश्यूज आता है। टेक्निकल इशू क्या आता है, जो पहला मैकेनिक जिसने काम किया था वो कैसा मास्टर था, आया कंप्रेसर का साइज उसने परफेक्ट लगाया या उसने गड़बड़ लगाया। अगर साइज उसने गड़बड़ कर दिया, आने वाला हर मैकेनिक उसी कंप्रेसर को देखेगा जो लगा हुआ है, सारा निजाम गरम बरफ, फ्रिज सेटिंग ही नहीं आएगा, फ्रिज बर्बाद हो जाएगा। इस तरह एसी है, वाटर कूलर है, डीप फ्रीजर है, जिस मैकेनिक ने पहली बार हाथ लगाया उसने अगर प्रॉपर काम किया तो ठीक है, वरना यूनिट गया क्योंकि प्रॉपर सेटिंग ही नहीं होगी, कंप्रेसर का साइज ही अप डाउन हो गया, जो उसने कैपिटल काट दिया है, कैपिटल का साइज अप डाउन कर दिया है। कुछ भी करे, जो पहला मैकेनिक जो है जिसका हाथ लगा होता है वो यूनिट का सत्यानाश करता है। अगर वो प्रॉपर समझदार यूनिट बंदा है तो काम परफेक्ट होगा। अगर वो प्रॉपर मैकेनिक नहीं है, इन्होंने बचत की, पैसे कम, हाँ यार एक कम मैकेनिक पैसे ले रहे हैं इससे काम कराए, तो वो हुआ अनाड़ी, तो काम आपके यूनिट का हो गया। इतना गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बाद लोग गाड़ी को हाथ नहीं लगा लेते, सिर्फ कंपनी में गाड़ी बेचते हैं, वो कहते हैं पैसे ज्यादा लेगी, गाड़ी तो अपनी जगह पर होगी ना। आम मैकेनिक देखे अपने अनाड़ीपन से कोई क्या तजर्बे करेगा, क्योंकि ये उस्तादी शागिर्दी चल रही होती है। हाँ जी, बच्चा नहीं पढ़ रहा, डालो जी गाड़ी वाले के पास, डालो जी मोटरसाइकिल वाले के पास, उसके पास टेक्निकल कंसेप्ट नहीं होता, वो बस ऐसे जैसे उस्ताद ने लगाया था, बस इधर कहीं वाशर लगी, कहीं नहीं लगी, बस इंजन जुड़ गया, खत्म हो गया, इंजन अपनी जगह पर आएगा नहीं। अब इनका जो भी मैकेनिक हाथ लगाएगा इंजन हाथ में नहीं, क्योंकि वहां पर वाशर ही नहीं है। इतनी चीजें कौन मैकेनिक याद रख सकता है, यहाँ वाशर थी कि नहीं थी, जिसकी वजह से चीज तबाह हो जाती है। इस तरह मकान है, हर चीज है, बंदा काम समझता है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनाड़ी है, टेक्निकल चीज के अंदर उसका हाथ घुस गया है, समझो वो चीज बर्बाद, वो किसी के हाथ में आएगी नहीं। तो काम जब भी काम करें, आप टेक्निकल है, आप सोचें कैसे काम कर रहे हैं, सिर्फ उसको ना देखें, अपने माइंड को देखेंगे, आया ये काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा। बंदे को पता चल जाता है, 5 मिनट सर पे खड़ा हो आपको पता चल जाएगा ये अनाड़ी, उसे कहे यार बस मेहरबानी इसको यही रख दे, छोड़ दे, बंद कर दे, मैंने कहीं जाना है, इमरजेंसी आ गई है तो मैं जा रहा हूँ, बाद में। क्यों, आपको अंदाजा हो गया उस्ताद ये मेरी गाड़ी बर्बाद करके रख देगा, मोटरसाइकिल बर्बाद करके रख देगा, ये मकान जो दीवार बना रहा है ये जिस हिसाब से बना रहा है वो तबाह करके रख देगा। अब अनाड़ी मिस्त्री जब होगा, ईंट के जोड़, ईंट का जोड़ जोड़ के साथ नहीं आना चाहिए, ईंट ईंट के ऊपर बराबर इस तरह नहीं आनी चाहिए। जो प्रॉपर समझदार मिस्त्री होगा वो स्पेस देगा, जोड़ जोड़ के ऊपर कभी नहीं आएगा। अगर जोड़ जोड़ के ऊपर लगेगा 6 महीने, 2 साल, 3 साल बाद मकान में सारी दरारें पड़ जाएंगी, मकान में टोटल क्रैक्स आ जाएंगे। क्या है अनाड़ी मकान, तो आपने देखा हाँ जी मकान बड़ा प्यारा बनाया, ये नहीं पता कि उससे काम कैसे। अब इस तरीके से हमारे काम फील्ड के अंदर भी यही, अंधारी मत्थे लग गया तबाह हो गया। अब देखिए आपने काम कैसे करना है, बड़ा इजी मेथड आपको दे रहा हूँ कि आपने थर्मोस्टेट स्विच को चेक करना है, खोलना नहीं है,
खोलने में टाइम बर्बाद नहीं करना, बड़ा इजी मेथड है। आपको दो चीजें चेक होंगी, एक तो चेक होंगे यहाँ पर वोल्ट प्रॉपर आ रही है, कोई मेरी तार डैमेज तो नहीं है। दूसरा चेक होगा थर्मोस्टेट स्विच। आपने रिले ओवरलोड के साथ अच्छी तरह ध्यान में रखें, रिले ओवरलोड के साथ जो तारें लगी हुई है इसकी आपको तार, अब आपके पास दो तारें, एक रिले वाली एक, ठीक हो गई यहाँ पर। अब आप सप्लाई को ऑन कर दे, शू लगा दे, फ्रिज का शू लगा दे, उसको ऑन कर दे। अब यहाँ पे देखें, मीटर को वोल्ट पे रखें, एसी वोल्ट पे रखें, एसी का निशान ये होता है। आपने यहाँ पे रखा, अब देखें यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं, ये भी मैं क्लियर कराता हूँ, 200 220 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ तक निज़ाम ठीक है, यहाँ तक निज़ाम ठीक है। अगर यहाँ तक निज़ाम गड़बड़ है, यहाँ वोल्ट नहीं आ रहे, आपको समझ आ गया या तार फाल्टी है या थर्मोस्टेट स्विच फाल्टी है, इसके पीछे नहीं पड़ जाना। अब आगे अपना हिसाब क्लियर करें, क्योंकि थर्मोस्टेट स्विच 600 रुपए का है। हम जो इसके लगाने के चार्जेस ले रहे हैं इस टाइम जो मार्केट रेट चल रहा है 3500 से 5000 के, 3500 से 5000 रुपए एक मैकेनिक लेता है थर्मोस्टेट स्विच चेंज करने का। उसको रेट नहीं देता कि मैं आपको रेट दे रहा हूँ 600 700 के दरमियान आपको थर्मोस्टेट स्विच मिलेगा, बाकी आपके चार्जेस हैं इंस्टॉलेशन के। इसको कैसे लगाना है ये आगे आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे किस तरीके से आपने इसको लगाना है, क्योंकि बेतुका नहीं लगा सकते इसको। वोल्ट क्लियर, वोल्ट आ गए तो ठीक है, अगर वोल्ट नहीं आए तो ठीक है, वहीं रुक जाए, अपना काम आगे शुरू करें। अब आपके जहन में आ गया कि यहाँ थर्मोस्टेट स्विच फॉल्टी है या तार डैमेज है। अब आपने कंप्रेसर को क्लियर करना है। हमने पहले कंप्रेसर को क्लियर करना है, हमारा कंप्रेसर सही है कि नहीं। कंप्रेसर के 3 पॉइंट होते हैं। क्यों 3 पॉइंट होते हैं? क्योंकि मोटर के अंदर हमारे पास 3 वाइंडिंग के 3 पॉइंट बाहर आते हैं। मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग है, लेकिन हमारे पास सिरे जो बनते हैं वो 3 बनते हैं। एक वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी हमारे पास होती है रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग की तार बारीक होती है, रनिंग वाइंडिंग की तार मोटी होती है। अब ये दोनों सिरे जहां पर मिला दिए जाते हैं, ये कॉमन पॉइंट हमारे पास बन जाता है। ये स्टार्टिंग का सिरा आ गया, ये रनिंग का सिरा आ गया। वाइंडिंग मोटर के अंदर 2 है, लेकिन 3 पॉइंट बने हैं। कैसे 3 पॉइंट बने हैं? क्योंकि आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों सिरे आपस मिलाकर कॉमन वाइंडिंग बना। ठीक हो गई बात? क्योंकि रिकॉर्डिंग के बगैर ही बात बनेगी, क्योंकि लेक्चर होते इतनी डिटेल होती है बंदे के ध्यान में आ ही नहीं सकता, ऐसे शां करके जाते हैं। अभी 1 मिनट जब मैं समझा रहा हूँ उस टाइम तो समझ आ रही होगी, लेकिन 5 मिनट बाद बंदा भूल जाता है। लेक्चर को बार बार घर में अगर कुछ बनना है, लेक्चर को बार बार रिवाइज करें, कैसे किस तरह बताया गया है, 1 घंटे में मसला हल होता है। अगर आपके पास लेक्चर नहीं, आप प्रोफेसर, आप कहते हैं हाँ जी हर चीज ध्यान में आ रही है, नहीं आ सकती। कोई भी बंदा बैठा हो, बड़े से बड़ा रस्तू क्यों ना बैठा हो, नहीं आ सकता। मैं बैठा हूँ, कोई भी बैठा हो, क्योंकि लेक्चर गहराई होती है कि उसका कंसेप्ट क्लियर करना होता है। कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जैसे ये पॉइंट्स आगे हैं कि कैसे वाइंडिंग के 3 पॉइंट कैसे बने हैं, बाकी मसले मसाइल कैसे हमने हल करने हैं, ये ध्यान में नहीं बैठता। ये उस सूरत में बैठेंगे जब लेक्चर आपके पास रिकॉर्ड है और घर जाके इसकी बार बार आप स्टडी कर रहे हैं, आपको महीने सवा महीने में रिजल्ट आ जाएगा, ये आराम से। अगर आप कहें कि इस तरह आप बैठेंगे, आप कहें कि हाँ समझ आ जाएगी, 2 महीने वेस्ट है, टाइम वक्त बर्बादी है। दुकानों पे क्यों 10-10 15-15 साल जिंदगी बर्बाद क्यों हो जाती है लड़कों? इस वजह से होती है, कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं। उस्ताद अगर कह देगा यार ऐसे ऐसे होता है, क्या समझेंगे ऐसे ऐसे होता है। कंसेप्ट जब तक उसका पूरे आपको फ्यूचर सामने नहीं आएगा, ये काम कैसे है किस तरीके से करता है, आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि जहन में कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। काम कैसे करना, कैसे बेतुका उस्ताद की तरफ बस ऐसे लगा दे। आप में और उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है हमारी कॉपी होता है, हमारा सारा एक्सपीरियंस उसके पास चला जाता है, क्योंकि हम आपके साथ फील्ड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। असल चीज ये समझाने में तो फील्ड एक्सपीरियंस होता है, कैसे किस तरीके से। आप देखें यहाँ पर आपको सिंपल, वरना आप थर्मोस्टेट स्विच खोलते रहते, क्या करते रहते, यार यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही। आपको सिंपल, आपने शू लगाया, यहाँ पर वोल्ट देख लिए, वोल्ट आ रहे हैं, आपको क्लियर हो गया, तारे भी ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच भी ठीक है, यहाँ तक मसला मेरा हल।
वन आप थर्मोस्टेट स्विच खोलते, ये करते, वो करते, यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस काम है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं है, अब आपका जहन काम करेगा उस्ताद के सर्किट के अंदर लगा हुआ थर्मोस्टेट स्विच खराब है या कोई वायर खराब है। अब उसके पीछे पड़े रहे, बाकी चीजें इतनी देर में बाकी चीजें क्लियर कर लें। कंप्रेसर हमारे पास फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर में जो कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर उसे क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि वो उसके अंदर लगा हुआ पिस्टन जब गैस को कंप्रेस करता है, जब गैस का दबाव बढ़ाता है तो वो रेसिप्रोकेटिंग हरकत करते हुए दबाता है। इस वजह से हम इस कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग हरकत क्या है? पिस्टन की सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे जो हरकत है सिलेंडर के अंदर, वो हरकत रेसिप्रोकेटिंग हरकत कहलाती है। इस वजह से इस कंप्रेसर को हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, इसके अंदर 900% जो कंप्रेसर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और कोई नहीं। अब कंप्रेसर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दो किस्म के इस्तेमाल हो रहे हैं। एक हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है नेशनल का कंप्रेसर, और दूसरा इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास डेनफॉस का कंप्रेसर। डेनफॉस क्या है? जर्मनी के कंपनी का नाम। नेशनल क्या है? जापानी कंपनी के नाम। जापानी कंप्रेसर नहीं कहते, नेशनल का कंप्रेसर एक नाम है। कंप्रेसर कौन सा है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। डेनफॉस क्या है? जर्मनी की कंपनी है जो डेनफॉस का कंप्रेसर बनाती है। इस कंप्रेसर को हम डेनफॉस का कंप्रेसर कहते हैं। नेशनल और डेनफॉस में आप पहचान कैसे करेंगे ये डेनफॉस है या नेशनल है? नेशनल के अंदर हमारे जो कंप्रेसर के पॉइंट होंगे इस तरह, एक पॉइंट ऊपर, दो पॉइंट नीचे। ऊपर वाला पॉइंट कॉमन, सीधे हाथ वाला पॉइंट रनिंग, उल्टे हाथ वाला पॉइंट स्टार्टिंग। लेकिन जब डेनफॉस का कंप्रेसर आएगा तो उसमें अकेला पॉइंट नीचे, दो पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। नेशनल में अकेला पॉइंट ऊपर है, दो पॉइंट नीचे है। लेकिन डेनफॉस इसने अपने आप अलग किया है दूसरे कंप्रेसरों से, अपनी पहचान अलग रखी है तो ये नीचे वाला पॉइंट कॉमन। अब जब कॉमन नीचे आ गया आपके पास तो आपकी रनिंग स्टार्टिंग चेंज हो गई। इस हाथ पर, सीधे हाथ पर अब रनिंग नहीं रहेगी, अब सीधे हाथ पर स्टार्टिंग, उल्टे हाथ पर रनिंग। ये अपने साइड पे आपके पास एक एक चीज कॉपी के अंदर शिफ्ट हो कि कैसे किस तरीके से, फिर आप कामयाब होते, वरना नहीं। अब हमने कंप्रेसर को क्लियर करना है। कंप्रेसर हमारा क्या कहता है? कॉमन, स्टार्टिंग। अब इसके अंदर वाइंडिंग हमारे पास, अंदर वाइंडिंग है। अब हमने इस मसले को हल करने के लिए, इस फॉल्ट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट चलाएंगे। सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट चलाएं। अब देखिए कंप्रेसर के साथ तीन लाइनें लगी हुई होती हैं। आमने सामने जो लाइनें होती हैं इनमें से एक लाइन चार्जिंग लाइन कहलाती है। ये दोनों डोम के अंदर ऐसे खुली होती है, ये भी ऐसे, ये भी। तीसरी जो लाइन होती है वो लाइन डिस्चार्ज लाइन कहलाती है। डिस्चार्ज लाइन ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, मीटर को हमें कंटिन्यूटी पर रखना है। कंटिन्यूटी पर रखकर सबसे पहले हम कंप्रेसर को ये चेक करना है ये शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट चेक करने का क्या तरीकेकार है? इंजीनियरिंग मेथड क्या कहता है, जिस चीज के साथ आप शॉर्ट चेक कर रहे हैं पहले वो चेक करें वो कंडक्टर है कि नहीं है। कंडक्टर मीन मूवसेल है कि नहीं, उसमें से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि आप एक तार इधर लगाएं और एक तार इधर लगाएं, सुई हरकत ना करे या रीडिंग ना दे, आप ये समझिए कि ये शॉर्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही चलाते हैं धमाका हो जाता है, तो इसका मतलब है आपने प्रॉपर काम किया ही नहीं। ये हमारे साथ कई बार हुआ है। 3 फेस में हम लड़कों को, हमारी एडीटी के स्टूडेंट होते हैं मेरे पास चालू पर, तो वो जब उनको मैं कहता हूँ हाँ यार फलाह ये चेक कर कंप्रेसर शॉर्ट तो नहीं, 3 फेस है। 3 फेस नहीं सर, ये शॉर्ट नहीं है, ये 1 है। फिर हमें यकीन नहीं होता।
जब जाके हम चेक करते हैं वो शॉर्ट निकालते हैं, कहते सर मैंने तो चेक किया था, कहते सर तूने चेक किया था तो अभी मरवाने लगा था, क्योंकि जैसे ही मैं ऑन करता एकदम धमाका होना था, पूरे बिजली ऑफिस की बंद हो जानी थी, फिर क्लास लग जानी थी, क्योंकि ये नहीं होता बिजली ब्रेक डाउन कैसे हुआ, एक्सप्लेन करना पड़ता है बड़ों के सामने, रिटर्न जवाब देना होता है, कॉल हो जाती है भाई ये कैसे किस तरह ब्रेक डाउन हुआ, बड़े लोग बैठे इसी वजह से, छोटी छोटी बातों पर क्लास लगती है। तो 3 फेज तो मौत का मुंह है, आपने बड़ी एहतियात करनी है। आप कैसे आप चेक करेंगे, आपने मीटर की दोनों तारें, अभी मैं क्लियर कराऊंगा, हर चीज अभी क्लियर हो जाएगी। ये दोनों तारें इसके साथ लगा रही है, आपकी सुई हरकत कर रही है कि नहीं कर रही, डिजिट दे रही है कि नहीं दे रही। जो मीटर सुई जिस पर मीटर पर सुई होती है, जैसे ये सुई इस मीटर को कहते हैं एनालॉग मीटर। मीटर होगा, टाउन टेस्टर होगा, जैसे ये लगा हुआ है टाउन टेस्टर, लेकिन अगर सुई है इसके ऊपर, रीडिंग सुई में है, तो ये कहलाएगा एनालॉग किलोमीटर, एनालॉग किलोमीटर। जिसके साथ सुई होती है वो एनालॉग कहलाता है, जिसके साथ सुई नहीं है, हिस्से आते हैं, डिजिट आते हैं, वो कहलाएगा डिजिटल किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि किसी जगह पड़ा हुआ है तो आपका हर चीज का पता हो, डिजिटल और एनालॉग। अब यहाँ पर आपने देखा आपके पास डिजिट आ गए, डिजिट आ गए तो इसका मतलब है ये कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है। अगर यहाँ पर आपको सुई हरकत नहीं करती या डिजिट नहीं आते, उस्ताद इसके ऊपर पेंट है या रंग है, आप क्या करेंगे, वो सॉरी रंग पेंट एक ही चीज है, कार्बन है, इसको अच्छी तरह रगड़ेंगे, रगड़ कर फिर तारे यहाँ पर, हाँ जी अब डिजिट आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर, एक जगह रगड़ेंगे दोनों तारों को, पार्टों को, कि आपकी सुई हरकत करनी चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया कि ये जो है ये कंडक्टर है। अब एक तार को नहीं उठाना, आपने एक तार को उठाकर दूसरी तार को किसी एक पॉइंट के साथ लगा दें, आपने नहीं देखना कि ये कॉमन है, स्टार्टिंग है, रनिंग है। देखिए क्या कहते हैं, आपने देखा सुई हरकत कर दी, आपने देखा सुई हरकत कर दी, इसका मतलब उसका कंप्रेसर शॉर्ट है, ना उसे आप चला सकते हैं ना छेड़ सकते हैं। एक बार फिर चेक करते हैं, फिर सुई हरकत कर रही है, इसका मतलब खत्म, बात ही खत्म हो गई। आप कस्टमर को बताएंगे सर इसकी मोटर शॉर्ट है, ये कंप्रेसर रिप्लेस करें, तब्दील कराएं या मोटर तब्दील करें, कंप्रेसर चेंज कराएं या मोटर चेंज कराएं। अगर आप इसी को रिप्लेस कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, तो इतना पैसा खर्च आएगा, 15-16 हज़ार, 18 हज़ार, ये रेट चल रहा है। अगर आप नया लगवाते हैं, नया इसका हमारा 24 से 26 हज़ार के दरमियान, और गैस चार्ज करके ये 30-32 का पड़ेगा। आपने गैस चार्जिंग का रेट साथ बताना है, हर चीज मेरी ध्यान में रखे। कस्टमर ये समझता है कि कंप्रेसर में गैस मौजूद होती है, कंप्रेसर में अगर बिलफर्ड गैस मौजूद हो तो जब हम टैंक का टाँका लगाएंगे, जब इसे हम फ्रिज के साथ फिट करेंगे, गैस को कैसे रोकेंगे, शॉपर में बंद करेंगे, गैस हवा है, वो तो नजर ही नहीं आता, वो शो करके आपकी हवा गैस नजर आती है, कुछ करके तो गई किधर गई, तो वही हिसाब इसका है, हवा है गैस है, वो तो नजर नहीं आ सकती, हवा नजर आ रही है यहाँ पर, हमें लग रही है नजर नहीं आ रही। तो यही चीज आपने ध्यान में रखनी है कि उसको समझाना है सर गैस हवा है, ये पकड़ी नहीं जा सकती, न इसको आप किसी सिलेंडर में किसी जगह बंद कर सकती हैं, तो ये नहीं होती, इसकी गैस चार्जिंग अलग होती है। क्योंकि अक्सर कस्टमर हमें जो टकराते हैं वो कहते हैं सर जी तो गैस तो इसके अंदर मौजूद होती है, कंप्रेसर में आप कैसे ले सकते हैं, किसी भी कंप्रेसर में गैस मौजूद नहीं होती, गैस चार्ज होती है फ्रिज के अंदर, जब फ्रिज मुकम्मल सिस्टम तैयार हो जाता है फिर हम गैस चार्ज करते हैं। कंप्रेसर का काम है दिल का, वो सिर्फ गैस को कंप्रेस करता है, दबाव बढ़ाता है, एक साइड में गैस को भेजेगा और दूसरी साइड से खींचेगा, बस उसका ये काम, वो दिल है। इस वजह से कंप्रेसर को इंसानी दिल से तशबीह दी है, जिस तरह इंसानी जिस्म में दिल काम करता है, इसी तरह मैकेनिकल सिस्टम में कंप्रेसर काम करता है। अब आपने चला दिया, बता दिया सर ये शॉर्ट है, खत्म हो गया। अब आपने करना क्या, उससे बात अगर तय हो जाती है तो देखिए आपका खर्चा जहाँ पे 2000-2500 का खर्चा है, या 3000 कर दे या 4000 कर देते हैं,
4,000 का आपका खर्चा है, आप उससे 16,000 रुपये ले रहे, 12,000 रुपया एक फ्रिज आपको दे रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट दे रहा है। अब आपने क्या करना है, फ्रिज को कंप्रेसर को निकालना है, निकाल कर जो सेकेंड हैंड कंप्रेसर वाले उनके पास ले जाएंगे, वो इसको काटेगा, काट कर दूसरी मोटर चेंज करेगा, मोटर चेंज करके आपको तैयार करके वेल्ड करके दे देगा। 2,000 रुपया 2,500 रुपये आपसे लेगा, 2,000 2,500 रुपये आपसे लेगा, आपको कंप्रेसर रेडी करके दे देगा। लेकिन हम लोग उसके पास नहीं बैठते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बिजली आती है जाती है, अजीब गरीब मसाइल होते हैं, सारा दिन एक कंप्रेसर के पीछे जलील हो जाते हैं। हम कहते हैं ये रखो कंप्रेसर, इसी साइज का बिल्कुल एक्यूरेट इसी मॉडल का दूसरा कंप्रेसर में, उनके पास तैयार पीस पड़े होते हैं, वो हमें वो रख लेता है और दूसरा हमें दे देता है, हम लेके चले जाते हैं। 10-15 मिनट में 20 मिनट में मसला हल हो जाता है। वरना तो बैठे रहो, क्योंकि पहले भी मैकेनिक बैठे होंगे, उनके भी कंप्रेसर होंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो हमें पहले दे देगा बाकियों को बाद में देगा, नहीं। तो इसका रास्ता हमारे पास ये होता है कि हम उन्हें कंप्रेसर वो दे देते हैं, उन्हें कहने सर ये कंप्रेसर ले लो, इसी नेम सेम नंबर का मुझे दे, अप डाउन ना हो, क्योंकि एक बार गलत नंबर आपका फिट कर दिया फिर कंप्रेसर प्रॉब्लम है। समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर हो? Yes, sir. इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंप्रेसर ले लेते हैं। अगर नया कंप्रेसर लेना चाह रहे हैं तो वो कंप्रेसर हमारा होता है, उसको वापस नहीं किया जाता, वो कंप्रेसर आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है। आपने उसकी मोटर डलवा ली, कल को कहीं लगाना है 15-16 हज़ार 18 हज़ार में, जहाँ भी कस्टमर फंसता है कस्टमर, हम क्या करते हैं, आपने वेल्ड कराया, वेल्ड कराने के बाद ये आपको कंप्रेसर दूसरा देता है, वो वेल्डेड होता है, सामने पता चलता है वेल्ड हुआ है। आप उसे कहें यार इसके ऊपर ग्राइंडर मार, क्या करना है, वेल्डिंग पर ग्राइंडर मार देगा, ऐसे हो जाएगा जैसे बिल्कुल प्लेन है, वेल्डिंग नहीं हुआ, ऊपर हम पेंट मार देते हैं, कोई जजमेंट नहीं होती, ये कटा हुआ है वेल्ड हुआ है, ये कुछ है नहीं करता। आपको किसी को भी आप लगा के दे सकते हैं, कोई भी उस साइज का फ्रिज आ जाता है तो कंप्रेसर लगा। ज्यादातर जो कंप्रेसर फिट होती हैं फ्रिजों के अंदर, वो 90% कंप्रेसर 1.5 का लगता है। जिस तरह एसी के अंदर 1.5 टन का एसी कंप्रेसर सबसे ज्यादा लगता है, इस तरह 1.5 का कंप्रेसर फ्रिज फ्रीजर में सबसे ज्यादा लगने वाला कंप्रेसर। ये जो नॉर्मल फ्रिज पड़े हैं इन सारों में 1.5 का कंप्रेसर, इससे थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा तो 1.6 में चला जाएगा, इससे और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो 1.8 में चला जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा चौड़ाई में ज्यादा ऊंचाई में ज्यादा तो 1.4। हम फ्रिज का कंप्रेसर कभी नहीं देखते, साइज देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि इसमें किस साइज का कंप्रेसर है। अब इस तरीके से आपने चेक कर लिया, ये शॉर्ट है, खत्म हो गया। अगर शॉर्ट नहीं है फिर आप ऑप्शन नंबर 2 पे चले, आपने अब क्या करना है, इसके तीनों पॉइंट के दरमियान मज़ाहमत चेक करनी, इसके तीनों पॉइंट मज़ाहमत देते हैं कि नहीं देते। आपने चेक किया एक पॉइंट मज़ाहमत नहीं दे रहा, 2 दे रहे, कंप्रेसर भी ठंडा बर्फ पड़ा है, गर्म भी नहीं है कंप्रेसर, तो इसका मतलब है फिर वहां नहीं चलेगी। हालांकि कंप्लेन की बात नहीं कर रहा, इस टाइप के मसालों का आपका सामना करना पड़ेगा। कहीं आपको शॉर्ट मिलेगा, किसी जगह पर पॉइंट नहीं बोल रहा होगा, किसी जगह पर पॉइंट नहीं बोल रहा होगा। जब पॉइंट ना बोल रहा हो और कंप्रेसर ठंडा बर्फ पड़ा हो और अकेला पॉइंट ऊपर हो, ये बात है मिलके, अकेला पॉइंट ऊपर है, 2 पॉइंट नीचे है और आपका कंप्रेसर गर्म है, लेकिन एक पॉइंट नहीं बोल रहा, वो है पॉइंट कॉमन का, तो कंप्रेसर फारिग। क्यों? क्योंकि जिसमें कॉमन ऊपर होती है उसके बाहर एक्सटर्नल ओवरलोड होता है, इंटरनल नहीं होता, तो इसका मतलब है अंदर बॉन्डिंग चलती है। ज्यादा जो बॉन्डिंग जलती है वो स्टार्टिंग बॉन्डिंग जलती है, सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आएगा वो स्टार्टिंग बॉन्डिंग। क्यों स्टार्टिंग बॉन्डिंग करते हैं? क्योंकि मोटर को स्टार्ट दे रहा है, बिजली आ रही है जा रही है, सारा लोड इस पर, थर्मोस्टेट को जल्दी स्टार्ट दे रहा है, सारा लोड इस पर। कि आप समझदार हैं, आप इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकालेंगे कि आया क्यों ये जल्दी स्टार्ट ले रहा है। ये आगे मैं डिस्कस करता हूँ, इस मसले को लंबा चौड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की जजमेंट हमने रखनी होती है एक समझदार डॉक्टर की तरह, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर की कैटेगरी में आता है।
वो इंसानों का काम करते हैं, हम बेजान चीजों का काम करते हैं। सारा मैकेनिकल उनके पास इंसानी मैकेनिकल है, हमारे पास बेजान मैकेनिकल। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने तीनों पॉइंट, आपका कंप्रेसर गर्म है या ठंडा है, अकेला पॉइंट ऊपर है, नीचे दो पॉइंट है, आपका एक पॉइंट आपका नहीं दे रहा, मोटर फायर। अगर कंप्रेसर डेनफास का है, जिसके अंदर मैंने अभी बताया था कॉमन नीचे है, कॉमन नीचे है, तो अगर ये कंप्रेसर गर्म है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंटरनल ओवरलोड ट्रिप हो सकता है इंटरनल ओवरलोड ट्रिप हो। हम क्या करते हैं, गीला कपड़ा लेते हैं, उसे अच्छी तरीके से ठंडा करते हैं, क्योंकि घर के अंदर फ्रिज पड़ा होता है, हम पानी नहीं डाल सकते। पानी डालेंगे तो फिर हमारा मट्टी पलीत कर देंगे हम लोग ने, क्योंकि फर्श पर सारा पानी फैल जाएगा, उनकी पता नहीं क्या क्या चीजें नीचे पड़ी होती हैं। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, गीला कपड़ा लेना है, नीचे पानी ना आए, इज्जत अपने हाथ में, खुद ही अपनी इज्जत अपनी बचानी होती है। तो आपने ये चेक करना है कि कंप्रेसर ठंडा, बर्फ आपने कर दिया, फिर आप पानी चेक करें। अगर आपका ओवरलोड ऑन हो जाता है कोई देर बाद, तो इसका मतलब है इंटरनल ओवरलोड ट्रिप कर गया था, अब ऑन हो गया। फिर हमने उसकी वजूहात को देखना है कि ये क्यों ट्रिप कर गया था, इसको आगे ले आते हैं। अब अगर कंप्रेसर ये ठंडा पड़ा हुआ है, डेनफास्ट का एक गर्म, मैंने बताया ठंडा पड़ा है, कम नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है कंप्रेसर फारिग, कंप्रेसर फारिग है। आपने किसी को ये नहीं कह देना कि सर हो सकता है इंटरनल ओवरलोड ट्रिप हो, ये नहीं कह देना, हो सकता है पॉसिबल है इंटरनल ओवरलोड जल गया हो, लेकिन हम ये रिस्क नहीं ले सकते कह करो से, हम खुद फंस जाएंगे। तो हमने जब भी आपकी कॉमन नहीं बोल रही, डेनफास्ट का कंप्रेसर है, कंप्रेसर ठंडा है या गर्म है, हम मोटर ही का कहेंगे, इंटरनल ओवरलोड का नहीं कहेंगे। वो फिर बाद में हमारे नसीब के इंटरनल ओवरलोड ट्रिप है तो पूरा कंप्रेसर हमें बच जाएगा, बासूरत दिगर मोटर चेंज करनी। कि कहने का मकसद ये, कभी भी किसी कस्टमर को आप ये नहीं कह सकते कि आपका कॉमन नहीं बोल रहा, समझ गए, कॉमन नहीं बोल रहा, कॉमन के साथ ओवरलोड होता है। आप नहीं कह सकते कि सर इसका इंटरनल ओवरलोड ट्रिप हो गया है, इंटरनल ओवरलोड जल गया है। आप कटवाते हैं, सब चीज करते हैं, पता चलता है कि वार्निंग ही फारिग है, फिर क्या करोगे? देखा तो जानवर है क्या है, तुम्हें तो काम ही नहीं आता, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। जब कोई बात आपने कह दी, आपने बात की लाज रखनी होती है, आप फड़ियां नहीं मार सकते, खवा बड़ी फील्ड में जाए, चिलर फील्ड में जाए या डोमेस्टिक में। क्यों? क्योंकि आपका फिर ट्रस्ट खत्म होता जाएगा। अगर आप चिलर फील्ड में हैं, बड़ी फील्ड में है, आपने कह दिया सर ये मसला है, बाद में मसला कुछ और निकलता है, आप पे ट्रस्ट खत्म होता है। इस पर कस्टमर को आपने एक ही कंप्लेंट देनी है, खबा उसमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, उसमें आप नहीं हटेंगे। क्यों? कस्टमर कहते तुझे मकान काम ही नहीं आता, तो कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, ये बातें नहीं, यही हमें डिग्रेड कर देते हैं। अच्छा HVAC परसों शुरू हो रही, जिन्हें एडमिशन कराने आजकल करा लें, उसके बाद में फिर उसमें एडमिशन नहीं मिलते होते। इस तरीके से अगर आपका कंप्रेसर तीनों पॉइंटों के दरमियान मज़ामत दे रहा है, तीनों पॉइंट के दरमियान आपको मज़ामत मिल रही है, ठीक है, मज़ामत मिल रही है, इसका मतलब है ये कंप्रेसर ठीक लग रहा है, मोटर ठीक लग रही है, लेकिन हम मैकेनिक को नहीं कस्टमर को नहीं बताएंगे ये ठीक है, हम उसे चलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट चलाएंगे। जब भी आपने कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना होता है, अब देखें कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना, सबसे ज्यादा काम हमारे पास फील्ड में यही होता है, एक तार इसके कॉमन टर्मिनल के साथ लगाना, कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना बगैर रिले, बगैर ओवरलोड के, एक तार कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल के साथ लगाना। अब दूसरी तार कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल के साथ लगाना, ठीक हो गया। एक तार कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल के साथ, एक तार रनिंग टर्मिनल के साथ लगाएंगे। रनिंग और स्टार्टिंग को 1 से 2 सेकंड के लिए शॉर्ट करना है, ऐसे टच करना है। क्यों 2 से 3 सेकंड के लिए शॉर्ट कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या है, मोटर को सिर्फ स्टार्ट देना है, इसको ज्यादा देर सर्किट में नहीं रख सकते। इसके साथ जो रिले लगी होती है कंप्रेसर, अभी मैंने बताई है, जो रिले लगी होती है वो क्या करती है, इसके साथ 2 रिले लगी होती है। नंबर 1 करंट मैग्नेट रिले, करंट मैग्नेट रिले,
दूसरी लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक रिले। करंट में रिले क्या करती है, मोटर की स्टार्टिंग के वक्त जैसे सप्लाई ऑन करते हैं तो ये करंट पहले इसकी रनिंग वाइंडिंग पर आता है, ये करंट को रनिंग से स्टार्टिंग में शिफ्ट करती है। जैसे ही मोटर अपनी स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लेती है तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देती है। कितनी देर में? ज्यादा 1 से 3 सेकंड में। आप देखते हैं घर में आप फ्रिज ऑन करते हैं या एसी ऑन करते हैं, बिजली ऐसे डिम होती है, सही हो जाती है। क्या वजह होती है? वजह ये होती है कि उस टाइम स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट में होती है। जब स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट में होगी मोटर के एम्पेयर 3 से 6 गुना ज्यादा होंगे। एक फ्रिज चलता है 1 एम्पेयर पर, 1.5 या बहुत बड़ी बड़ा फ्रिज है या डीप फ्रीजर 2 एम्पेयर पर चला जाएगा। अब फ्रिज 2 एम्पेयर पे चल रहा है, लेकिन जिस टाइम ये स्टार्ट लेगा तो 3 से 6 गुना ज्यादा एम्पेयर लेगा। कितने हो सकते हैं? 6 से लेकर 12 एम्पेयर तक लेगा। कितने देर के लिए? 1-2 सेकंड के लिए। क्या होते हैं जब एम्पेयर बढ़ते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जब एम्पेयर बढ़ते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ये कितने देर ड्रॉप होंगे? 1-2 सेकंड। क्योंकि ये रिले करंट को रनिंग से स्टार्टिंग में मुंतकिल करेगी। जैसे ही मोटर स्टार्ट ले लेगी तो ये क्या करेगी? स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर लेगी, रनिंग में करंट बहाती रहेगी जिसकी वजह से मोटर चलती रहेगी। अभी मैं आपको रिले वगैरह दिखाता हूँ, कौन सी करंट मेगर रिले है, इसको लगाने का क्या तरीकेकार है और इसको डायरेक्ट आपने कैसे किस तरह चेक करना है। अब इसके वोल्टेज की क्या पोजीशन होती है या वोल्ट आपने कैसे चेक करने हैं कि वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ओवरलोड कैसा होता है, ओवरलोड को कहाँ लगाते हैं, ये सारी चीजें मैं अभी जी किसी को सवाल है कोई